हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, क्लास 8 का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। इंट्रोडक्शन में क्या है? हाउ द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। कंपनी कैसे इंडिया में अपना पावर को इस्टेब्लिश किया है, ये हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में। अब क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटिश इंडिया में आने से पहले क्या बैकग्राउंड था, हाउ डिड दे केम, और वो लोग कैसे ट्रेडर्स टू रूलर्स बने, ट्रेडर्स से रूलर वो लोग कैसे बने। सेकेंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ पलासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, ये 2 चीज़ें। तो बैटल्स, ब्रिटिश जो बैटल्स लड़े थे, वो 2 बैटल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि ब्रिटिश का एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, पॉलिसी क्या क्या था। 3 पॉलिसी था: सब्सिडी अलायंस, क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 3 पॉलिसीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद फोर्थ में हम लोग देखेंगे वार विथ टीपू सुल्तान एंड मराठास। फिफ्थ में हम लोग देखेंगे सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्स्थ में कंक्लूजन। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट से देख लेते हैं। इंडिया बिफोर कमिंग ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया क्या था, ब्रिटिश कैसे ब्रिटिश इंडिया में आया, वो लोग ट्रेडर्स से रूलर्स कैसे बने। सेकेंड में हम लोग देखे बैटल्स, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर। थर्ड में हम लोग देखे एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल, क्या क्या पॉलिसीज़ ब्रिटिश लाए थे अपने रूल को एक्सपेंड करने के लिए, जिसमें था सब्सिडी अलायंस, जिसमें था क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी, जिसमें था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फोर्थ में हम लोग देखे वार विथ टीपू सुल्तान एंड मराठास। फिफ्थ में हम लोग देखे सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्स्थ में कंक्लूजन, और हम लोग का चैप्टर ख़त्म। आ जाता है फर्स्ट पॉइंट में, द बैकग्राउंड, क्या क्या हुआ था। तो जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो इंडिया में मुग़ल राज करते थे। मुग़ल्स वे रिप्रेजेंटिंग द इंडिया। और हम लोग जानते हैं लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर थे औरंगज़ेब। लास्ट मुग़ल रूलर औरंगज़ेब नहीं थे, लास्ट पावरफुल मुग़ल रूलर थे औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब का जब डेथ हुआ, इट वाज 1707, तब बहुत सारे मुग़ल गवर्नर्स, जिनको सूबेदार बोलते थे उस टाइम में, वो लोग क्या किए, अपना इंडिपेंडेंस असर्ट किए। वो लोग मुग़ल टेरिटरी में ही रहे मगर इंडिपेंडेंटली रहना स्टार्ट कर दिए। और क्या किए, वो लोग रीजनल किंगडम बनाए अपना। जब भी अपना मुग़ल टेरिटरी के अंदर में ही बहुत सारा रीजनल किंगडम हो गया, तो द पावर ऑफ दिल्ली वाज डिक्लाइनिंग। एक यूनिटी जो था हम लोग का मुग़ल्स का, वो मुग़ल्स का जो यूनिटी था वो और नहीं रहा। तो पावर ऑफ दिल्ली जब डिक्लाइन करना स्टार्ट हुआ तो देयर वाज वैकम ऑफ पावर हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एज ए रिजल्ट न्यू पावर इमर्जिंग ओवर इंडिया। तो इसीलिए एक नया पावर जो कि इंडिया में आया। क्या पावर था? ब्रिटिश था वो पावर जो इंडिया में इमर्ज किया। अब ब्रिटिश आया कहाँ से? तो हम लोग का पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो ब्रिटिश आइलैंड यहाँ पे है, इंग्लैंड यहाँ पे है, और यहाँ से वो लोग इस रास्ते से इंडिया में आए थे। ठीक है। तो
ब्रिटिश इंडिया में आए कहाँ से, यहाँ से होके केप ऑफ गुड होप बोल के एक जगह है जो कि यहाँ पे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वहाँ से होके इंडिया में पहुँचे। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इंडिया में आए थे वास्को ड गामा, जो कि एक पोर्टुगीज़ थे, जो 1498 में आए थे फर्स्ट टाइम। तो ये रूट एक्चुअली उन्होंने डिस्कवर किए थे, केप ऑफ गुड होप होके यहाँ तक। ब्रिटिश क्या क्या इसी रास्ते से आ गए इंडिया में, इसी रास्ते से इंडिया में आ गए ब्रिटिश। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ईस्ट आता है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। और हम लोग देख सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट में पड़ता है हम लोग का इंडिया, राइट। तो इसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब जान लेते हैं व्हाट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी है, और जो कि 1600 में 1600 में एक चार्टर मिला था उनको क्वीन एलिजाबेथ वन से। चार्टर मतलब क्या? चार्टर मतलब उनको राइट मिला था। किस चीज़ का राइट? राइट था उन लोगों का ये टू ट्रेड इन द ईस्ट। एक राइट मिला, किससे उनको राइट मिला? क्वीन एलिजाबेथ वन से, कि वो लोग अकेले ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट में। वो लोग अकेले मतलब ब्रिटेन से वो लोग अकेले ट्रेड करेंगे और कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होगा। बट देयर वर कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स, और जो यूरोपियन पावर थे उनसे कंपटीशन था। जैसे क्या? जैसे पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, ये लोग से कंपटीशन बना रहा। अब कंपटीशन क्यों हुआ? कंपटीशन इसलिए हुआ क्योंकि ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। सबको एक ही चीज़ चाहिए था, सबको कॉटन चाहिए था, सबको सिल्क चाहिए था, पेपर चाहिए था, क्लोव्स चाहिए था, कार्डमन चाहिए था, सिनेमन चाहिए था। बेसिकली उन लोग को क्या चाहिए था? उन लोग को कॉटन सिल्क चाहिए था और मसाले चाहिए था, स्पाइसेस चाहिए था, और ये सबको सेम चाहिए था। तो हर एक यूरोपियन पावर्स को अगर सेम चीज़ चाहिए होगा तो ऑब्वियसली देयर आर कंपटीशन। सो देयर वर कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स, जो कि पोर्टुगीज़ थे, फ्रेंच थे, डच थे। तो क्या जाने हम लोग यहाँ पे? हम लोग जाने कि व्हाट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि 1600 में 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन से एक चार्टर लेके इंडिया में आए थे। चार्टर मतलब क्या होता है? चार्टर मतलब द राइट टू ट्रेड इन द ईस्ट। एक सोल राइट, एक फरमान होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक लाइसेंस होता है बेसिकली। जो लाइसेंस क्या बोलता है कि सोल राइट टू ट्रेड इन द ईस्ट। ईस्ट में बस हम ही लोग ट्रेड करेंगे और कोई ट्रेड नहीं करेगा फ्रॉम द कंट्री ऑफ ब्रिटेन, राइट। तो जब वो लोग यहाँ पे आए तो ब्रिटेन से उन लोग का कोई कम्पीट करने के लिए था नहीं, क्योंकि वो लोग चार्टर लेके आए थे। बट देयर वर कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स लाइक पोर्टुगीज, फ्रेंच एंड डच। और सब कंपनी एक ही चीज़ खरीदने में इंटरेस्टेड था उस टाइम में, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड कार्डमन, सो सिनेमन। सो इसीलिए झमेला था। क्यों झमेला हुआ? क्योंकि मैं देखा कि मेरा डिमांड बढ़ रहा है तो मेरा प्राइस भी बढ़ेगा। हम लोग जानते हैं जिस चीज़ का डिमांड बढ़ेगा उस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, राइट। बाज़ार में जब हम लोग देखते हैं कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो इंस्टेंटली हम लोग प्राइस बढ़ा देते हैं, है ना। घूम रहे हम लोग बाज़ार में, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया और जो छतरी वाला है वो लोग अपना दाम बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड राइज होता है, तभी सब फटाफट छतरी खरीदना स्टार्ट करते हैं। 100 का चीज़ को 200 में बेचते हैं, है ना। तो डिमांड बढ़ा तो क्या हुआ? प्राइस बढ़ा। अब जिसको बेचना है फिर उसको, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे वही छतरी खरीद के फिर दूसरा जगह में छतरी को बेचना है। तो मेरा डिमांड बढ़ा है तो मेरा प्राइस भी बढ़ गया। मैं जहाँ से ख़रीद रहा हूँ वहाँ से ज़्यादा दाम से मुझे ख़रीदना पड़ा, और जहाँ पे मैं बेचूँगा वहाँ पे मुझे
ज़्यादा दाम में बेचना पड़ेगा, या फिर कम प्रॉफिट रख के कम दाम में बेचना पड़ेगा, राइट। मतलब क्या, मेरा जब डिमांड बढ़ेगा तो मेरा प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट कम होता जाएगा अगर मैं सही से वैल्यू नहीं दे पाया वहाँ पे प्राइस का बेचते टाइम। यही चीज़ हुआ कंपनी के साथ। डिमांड बढ़ा क्योंकि अदर यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो वन द सेम, प्राइस मेरा बढ़ गया। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, कंपनी हम लोग को गोल्ड देते थे, सिल्वर देते थे, सामान देते थे, उसके बदले में हम लोग उनको चीज़ें देते थे, कॉटन, सिल्क, कार्डमम, सिनेमन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस। अभी जब डिमांड बढ़ा तो उनको प्राइस ज़्यादा देना पड़ रहा है, वहाँ पे वो लोग जितना प्राइस उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, उतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड प्राइस। तो क्या हुआ, उनका प्रॉफिट कम हो गया। जब प्रॉफिट कम हो गया ऑब्वियसली तो लड़ाई शुरू हुआ, उनको राइवल कंपटीटर्स को एलिमिनेट करना था। तो एक ही ऑप्शन था कि मेरा कंपटीशन मैं ख़त्म कर दूंगा। तो क्या होगा, अगर मैं कंपटीशन ख़त्म कर पाया तो मैं अपना प्रॉफिट अपने हिसाब से लगा सकता हूँ। तो बैटल शुरू हुआ इसके बीच में, बिटवीन द कंपनीज। कंपनी के बीच में बैटल स्टार्ट हुआ बिटवीन द कंपनीज। ट्रेड जो होता था उसके बाद कैसे शुरू हुआ, विथ आर्म्स, बंदूकें लेके ट्रेड्स हो रहा है। ट्रेडिंग पोस्ट जो रहते थे जहाँ से ट्रेड होता था उसको प्रोटेक्टेड किया गया, फोर्टिफिकेशन किया हुआ, बम, बारूद, बंदूक, ये सब वो लोग रखना स्टार्ट किए, फोर्टिफिकेशन किए, किला बना लिया अपना। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना प्रोटेक्शन चाहिए था, दूसरा कंपनी के साथ लड़ना है उन्हें, तो फोर्टिफिकेशन किए। बट दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स। बट ये लोग जब फोर्टिफिकेशन किए तो लोकल रूलर को क्या हुआ, डर लगना स्टार्ट हुआ, जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही, क्योंकि मेरे पास बम है, बंदूक है, तो मैं कभी भी तुम्हें हमला कर सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास जब अटैकिंग पावर है तो लोकल रूलर को तो डरना पड़ेगा। तो ये फोर्टिफिकेशन जब किए कंपनी, तो लोकल रूलर को डर लगना स्टार्ट हुआ और वो लोग कन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। अभी टर्निंग पॉइंट हुआ क्या, टर्निंग पॉइंट होता है जब वो लोग बंगाल में स्टार्ट किए ट्रेडिंग करना। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन 1651, 1651 में, 1651 में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली, रिवर हुगली के बैंक में सबसे पहला इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 1651 में। रिवर हुगली रिवर गंगा का ही एक पार्ट है जो कोलकाता में आके जिसको हम लोग हुगली बोलते हैं। तो जब फैक्ट्री स्टार्ट हो गया और कंपनी क्या किया, अपना जो मर्चेंट्स है, ट्रेडर्स है, उनको सेटल नियर द फैक्ट्री, वो लोग फैक्ट्री के आमने सामने ही सबको सेटल करवाना स्टार्ट कर दिया। जब ये सब चल रहा था तो 1671 में कंपनी को जमींदारी राइट्स मिल गया 3 गांव के ऊपर, सूतानोटी, गोविंदपुर एंड कोलकाता, दैट्स कोलकाता। तो कंपनी को 3 गांवों के ऊपर जमींदारी राइट्स मिल गया। अब जमींदारी राइट्स मतलब क्या होता है, जमींदारी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स, मतलब मैं ये 3 गांवों से टैक्स उठा सकता हूँ। 1651 में कंपनी ने क्या किया, इंग्लिश फैक्ट्री बनाया। 1671 में कंपनी एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स ओवर दिस विलेजेस, सूतानोटी, गोविंदपुर एंड कोलकाता। जमींदारी राइट्स मतलब क्या, राइट टू कलेक्ट टैक्स, मतलब ये 3 गांवों से मैं टैक्स उठा सकता हूँ। कंपनी मुगल एम्परर औरंगजेब को परसुएड किए और उनको मना लिए और उनसे एक फरमान इशू करवा दिया। फरमान क्या था
कि एक ऑर्डर है जो कंपनी को ग्रांट करता है ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए। मतलब वो लोग ट्रेड तो करेंगे बट टैक्स एक पैसा भी नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे? मुगल्स को नहीं देंगे, लोकल रूलर को नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो औरंगजेब ने क्या किया? औरंगजेब ने एक फरमान इशू कर दिया। तो व्हाट इज द फरमान? फरमान है ऑर्डर ग्रांटिंग द कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब एक फरमान इशू किया, जो कि फरमान होता क्या है, एक ऑर्डर होता है जो कंपनी को दिया गया था औरंगजेब के द्वारा कि वो बिना ड्यूटी दिए ट्रेड कर सके। ट्रेड के लिए जो पैसा उनको देना पड़ता था लोकल रूलर्स को, मुगल्स को, वो नहीं दे के भी वो ट्रेड करेंगे। फरमान जब इशू हो गया तो फरमान का कंपनी क्या किया? मिसयूज़ करना स्टार्ट किया। कैसे मिसयूज़ किया? फरमान जारी हुआ था कंपनी के नाम पे। मतलब कंपनी जो भी ट्रेड करेंगे, कंपनी के नाम पे जो ट्रेड होगा वो ड्यूटी फ्री होगा। बट ब्रिटिश क्या किए? अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी वो फरमान यूज़ किए। उनको अपना खुद के लिए जो ट्रेड करना होता था वो उसमें भी फरमान दिखा के ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे, जो कि बंगाल का रेवेन्यू में एनॉर्मस लॉस के लिए लीड किया। द मिसयूज ऑफ फरमान वॉज लीडिंग टू एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल। तो बंगाल का रेवेन्यू में बहुत लॉस होना स्टार्ट हो गया फरमान का मिसयूज़ के लिए। ऐसे ही ड्यूटी नहीं मिल रहा था, ऊपर से वो लोग मिसयूज़ किया, तो बहुत सारा लॉसेस फेस करना पड़ा बंगाल को। तब के टाइम में नवाब ऑफ बंगाल थे मुर्शिद कुली खान, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विद दिस। वो एकदम हैप्पी नहीं थे। क्या क्या देखें हम लोग यहाँ पे? हम लोग देखें ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ 1651 में बैंक ऑफ रिवर हुगली में। उसके बाद क्या देखें कि कंपनी का जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं वो लोग आमने सामने स्टार्ट हो गया, रहना स्टार्ट किया, सेटल होना स्टार्ट किया। एंड 1671 में जमींदारी राइट्स मिल गया कंपनी को। 3 गांव के ऊपर मिला, सुतानुटी, गोविंदपुर एंड कोलकाता। जमींदारी राइट्स मतलब क्या देखें हम लोग कि राइट टू कलेक्ट टैक्स। उसके बाद क्या देखें कि औरंगजेब से एक फरमान इशू करवा लिए कि ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे हम लोग, और फरमान का मिसयूज़ होना स्टार्ट हो गया, जो कि बंगाल के लिए एक बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ रेवेन्यू होना स्टार्ट हो गया, एंड जिससे उस टाइम के नवाब मुर्शिद कुली खान वॉज नॉट हैप्पी। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट में, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। कैसे ट्रेड मेरा बैटल तक लेके गया। फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का बैकग्राउंड। यहाँ तक बैकग्राउंड चला, एक बार रिपीट कर लेते हैं बैकग्राउंड में हम लोग क्या क्या देखें। राइट, बैकग्राउंड जब चल रहा था स्टार्ट में, तब हम लोग देखें कि मुगल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। औरंगजेब का डेथ कब हुआ? 1707 में, 1707। जब भी डेथ हुआ उनका, तो बहुत सारे मुगल गवर्नर्स, सूबेदार्स जो लोग थे, छोटे छोटे लोकल रूलर्स जो लोग थे, वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिए। वो लोग रीजनल किंगडम्स बना लिया अपना। दैट इज़ वाई पावर ऑफ दिल्ली वॉज डिक्लाइनिंग। वैकम ऑफ पावर स्टार्ट हो गया, एक खाली हो गया एक बड़ा सा पावर का जगह, जहाँ से ब्रिटिश स्टार्ट किया एमर्ज होना। हम लोग देखे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आया, केप ऑफ गुड होप होके इंडिया में घुसे हैं, और ये रूट हम लोग का डिस्कवर किए थे 1498 में पोर्टुगीज़ नेविगेटर, सेलर, डिस्कवरर वास्को डा गामा 1498 में। नेक्स्ट हम लोग देखें व्हाट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है, जो कि 1600 में चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन से। चार्टर में क्या लिखा हुआ था कि वही लोग बस ब्रिटेन से ट्रेड कर सकता है ईस्ट में, और कोई नहीं जाएगा। बट देयर वर कंपटीशन था अलग यूरोपियन पावर से, जैसे पोर्टुगीज़, फ्रेंच एंड डच, क्योंकि सबको एक ही चीज़ चाहिए था, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डामोम, सिनामोन एट्सेट्रा।
नेक्स्ट हम लोग देखें कि डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कम हो रहा है। तो राइवल कंपनी कंपिटिटर्स को ख़त्म करना था, जो कि बैटल स्टार्ट करवा दिया कंपनी के बीच में। और ट्रेड के साथ साथ वो लोग आर्म्स रखना स्टार्ट किए, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किए, किला बनाना स्टार्ट कर दिए, जो कि लोकल रूलर के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया। उसके बाद क्या देखे कि बंगाल में स्टार्ट किया। बंगाल में वो लोग फैक्ट्री बनाया कब? 1651 में, बैंक ऑफ रिवर हुगली में। उसके बाद देखे 1671 में उन लोग को ज़मींदारी राइट्स मिल गया, सूतानुटी, गोविंदपुर एंड कोलकाता में। ज़मींदारी राइट्स मतलब क्या था? राइट टू कलेक्ट टैक्स। कंपनी मुग़ल एम्पायर को परसुएड करके एक फरमान इशू करवा लिए कि ड्यूटी फ्री टैक्स के लिए, और जो फरमान का बहुत सारा मिसयूज़ होना स्टार्ट हुआ, तो देयर वॉज एनोरमस लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑफ बंगाल, और जो कि नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान वॉज नॉट हैप्पी विद दिस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। ये ट्रेड कैसे बैटल में कन्वर्ट हो गया। कन्फ्लिक्ट तो था ही हम लोग का मिसयूज़ ऑफ फरमान को लेके नवाब और कंपनी के बीच में। जब औरंगजेब का डेथ हो गया, सिचुएशन और चेंज हो गया। बंगाल्स नवाब असर्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर लिया बंगाल। मुर्शिद कुली खान बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। मुर्शिद कुली खान बने नवाब ऑफ बंगाल, उसके बाद बने अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला। और ये लोग दे रिफ्यूज टू ग्रांट कंसेशन टू द कंपनी, और ये लोग कंपनी को कंसेशन देने में एकदम ना कर दिए। कंपनी वांटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड एंड फोर्टिफिकेशन। कंपनी को बस ड्यूटी फ्री ट्रेड करना था और फोर्टिफिकेशन करना था, बट ये लोग ड्यूटी फ्री ट्रेड करने नहीं देना चाहते थे। तो देयर वॉज कन्फ्लिक्ट एंड द कन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड। द बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी में क्या हुआ? अलीवर्दी खान का जब डेथ हुआ 1756 में, तो सिराजुद्दौला बने नवाब ऑफ बंगाल। कंपनी को एक पपेट रूलर चाहिए था, जो कंपनी का हर एक बात में हाँ में हाँ दे और ना में ना दे, बट सिराजुद्दौला वैसे बिल्कुल नहीं थे। तो वो डायरेक्टली कंपनी को बोले कि स्टॉप इंटरफेयर इन इज पॉलिटिकल अफेयर्स। हम लोग के पॉलिटिकल अफेयर में आप इंटरफेयर करना बंद करो। सेकेंड पॉइंट है स्टॉप फोर्टिफिकेशन। किला बनाना बंद करो भाई, फोर्टिफिकेशन बंद करो तुम, और पे द रेवेन्यूज़, और रेवेन्यू पे करो। पॉलिटिकल अफेयर करने इंटरफेयर करने में बंद इसीलिए करना था क्योंकि उनको पता था ये लोग अगर पॉलिटिकल अफेयर्स में ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे तो दे विल असर्ट देयर पावर्स। फोर्टिफिकेशन बंद इसीलिए करना था क्योंकि उनको लगा कि ये एक मेजर थ्रेट हो सकता है नवाब ऑफ बंगाल के लिए। एंड रेवेन्यू लॉस तो हो ही रहा था, तो पे द रेवेन्यूज़, रेवेन्यू दो और ट्रेड करो। बट द नेगोशिएशंस फेल्ड। बट ब्रिटिश को मानना नहीं है नेगोशिएशन, तो ऑब्वियसली फेल हुआ। नवाब क्या किए? 30,000 सोल्जर को लेके इंग्लिश फैक्ट्री जो कि कासिम बाज़ार में था उसको कैप्चर कर लिया, और एक वेयर हाउस था उसको लॉक कर दिया, इंग्लिश मैन सबको बंद कर दिया, और इंग्लिश शिप को बंद कर दिया। ये जो वेयर हाउस लॉक कर दिया और इंग्लिश मैन को बंद कर दिया, और फिर वो कैलकाटा तक मार्च करना स्टार्ट कर दिया कंपनी का फोर्ट के तरफ। तब रॉबर्ट क्लाइव साउथ में थे। ये खबर सुन के कंपनी ऑफिशियल रॉबर्ट क्लाइव के साथ ट्रूप्स को भेज दिए कोलकाता में, कोलकाता की तरफ भेजे। और फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला इन पलासी। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव कंपनी आर्मी को लेके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में लड़ाई स्टार्ट किया पलासी में, एंड सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल। सिराजुद्दौला हार गए। क्यों हारे? द मेन रीजन ऑफ द डिफीट वॉज द बिट्रेयल ऑफ मीर जाफर। उनका जो मेन सेनापति थे, जो मेन कमांडर जो थे मीर जाफ़र, उनका बिट्रेयल के लिए वो लड़े ही नहीं। उनका जो सेना था उनके कमांड में, वो सेना लड़ा ही नहीं ब्रिटिश के तरफ से, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। ही वॉज द कमांडर इन द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एंड ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द बैटल। वो बैटल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया और ब्रिटिश जीत गए। क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? क्योंकि क्लाइव ने उन्हें बोला था कि सिराजुद्दौला के बाद नवाब मैं तुम्हें बनाऊंगा, तो वो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किए।
सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र नवाब बने और कंपनी को तो बस ट्रेड करना था, तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको नहीं चाहिए था। नवाब कोई भी बने उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। उनको बस एक पपेट नवाब चाहिए था जिसको जैसा बोला जाए वो वैसा काम करे। कंपनी फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू वर्क विद द पपेट नवाब ऑल्सो। कंपनी को फिर भी दिक्कत हो गया। क्यों? क्योंकि एक नवाब का अपना डिग्निटी होता है, एक सोवरेंटी होता है। एक नवाब है, वो क्यों किसी के आगे सर झुका के चलेगा। ये कंसेप्ट चलता था तब। तो मीर जाफ़र भी वही कंसेप्ट में थे कि ब्रिटिश यहाँ पे बाहर से आए हैं, मैं यहाँ पे नवाब बनने के लिए उनको हेल्प कर दिया, अभी मैं नवाब हूँ, अभी मैं जो बोलूँगा वही चलेगा। बट कंपनी वॉज नॉट थिंकिंग लाइक दिस। कंपनी को ये चीज़ पसंद नहीं आया। कंपनी को नवाब नहीं बनना था, बट कंपनी को ये चीज़ पसंद नहीं आया कि दूसरा कोई नवाब आए और उनके ऊपर हुक्म करे। तो इसी के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। डिग्निटी, सोवरेंटी जो कि नवाब को एक चाहिए था, वो तो कंपनी देने से रहा। और मीर जाफ़र प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए कंपनी के अगेंस्ट में। सीधा बात है, कंपनी के पास पावर है, तो कंपनी क्या किए, मीर जाफ़र को हटाया और मीर जाफ़र का ही जो सन इन लॉ है उनको, मीर कासिम, उनको नवाब बनाया। कंपनी रिमूव्ड हिम एंड मेड मीर कासिम सन इन लॉ ऑफ मीर जाफ़र द नवाब। बट आफ्टर अ टाइम पीरियड मीर कासिम ऑल्सो कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल। मीर कासिम को भी सेम फीलिंग्स आया और वो कंप्लेन करना स्टार्ट किए। उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैटल छेड़ दिया, जो बैटल को हम लोग बोलेंगे बैटल ऑफ बक्सर, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुआ था? मीर कासिम, साथ में था शाह आलम टू जो कि मुग़ल एम्पायर थे उस टाइम में, और साथ में थे नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला। ये तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ाई की है। मीर कासिम जो कि बंगाल ऑफ नवाब, शाह आलम टू मुग़ल एम्पायर, शुजा-उद-दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे, ये तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में लड़ाई की है। और मीर कासिम डिफीट हो गए, हार गए, एंड अगेन मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड एज नवाब, और मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया। Even after Battle of Buxar, Mir Jafar was forced to pay 5 lakh every month to company. 5 लाख उनको देना पड़ता था पर मंथ कंपनी को, मीर जाफ़र को। और जब मीर जाफ़र का डेथ हुआ 1765 में, तो कंपनी का मूड थोड़ा चेंज हो गया और उनको लगा कि ना, नो मोर पपेट नवाब्स, पपेट नवाब का भी ज़रूरत नहीं है। और क्लाइव ने डिक्लेयर किया, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्व्स, हम लोग को खुद नवाब बनना चाहिए अभी। इन 1765 मुगल एम्परर अपॉइंट्स द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल मतलब टैक्स एंड सिविल केसेस दोनों का पावर, दीवानी जो पावर होता है वो पावर मुगल एम्परर अपॉइंट कर दिया कंपनी को। अभी आपको ये लगेगा कि मुग़ल एम्परर तो ऑलरेडी हार चुके थे ब्रिटिश से, तो ब्रिटिश को वो कैसे अपॉइंट कर रहे हैं? ब्रिटिश तो ऑलरेडी पावरफुल है। एक्चुअली ब्रिटिश को नहीं दिखाना है कि हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती सब कुछ ले रहे हैं, उनको ये दिखाना है कि हमें दिया जा रहा है। सो मुग़ल एम्परर अपॉइंट तो किए हैं, बट ब्रिटिश के कहने से वो अपॉइंट किए ब्रिटिश को कि हमें दीवानी पावर दो, तुम दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ द बंगाल हमें हैंड ओवर करो तुम। और मुग़ल एम्परर ने अपॉइंट किया ब्रिटिश को कि दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ द बंगाल, टैक्स एंड सिविल केसेस। नाउ द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया वॉज यूज टू फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। पहले ब्रिटिश बाहर से पैसा लाते थे, यहाँ पे सामान खरीदते थे, बाहर लेके जाते थे, सामान बेचते थे और प्रॉफिट करते थे। अभी क्या हो रहा है? अभी ब्रिटिश इंडिया से ही रेवेन्यू उठा रहे हैं, सामान इंडिया में ही खरीद रहे हैं और वो सामान बाहर लेके जाके बेचते रहे हैं। उनका जो अपना खर्चा है वो इंडिया का ही रेवेन्यू से हो रहा है,
उनका ट्रेड का जो खर्चा है इंडिया के रेवेन्यू से हो रहा है, ट्रूप को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा है इंडिया के रेवेन्यू से हो रहा है, फोर्ट बिल्डिंग करने के लिए जो खर्चा है वो इंडिया के रेवेन्यू से हो रहा है। एवरीथिंग कवर्ड अंडर द रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, और वो ले भी जा रहे हैं अपने कंट्री में इंडिया से ही सब कुछ। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। नवाब्स क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? नवाब्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट किया नवाब बनना, तो उनको एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में नवाब बोलना नहीं आता था, तो वो लोग नवाब्स बोलते थे, नवाब्स। तो इसी के उनका जो बात था उसी को लेके हम लोग यहाँ पे पॉइंट बनाया कि कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। हर एक कंपनी सर्वेंट का अपना एक विजन था, एक ड्रीम था कि हम लोग नवाब की तरह जिएंगे। तो जब वो लोग नवाब बन गए, नवाब्स बन गए, तो वो लोग नवाब की तरह ही जीना स्टार्ट किया। बैटल ऑफ पलासी के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा आना स्टार्ट हुआ, नवाब ऑफ बंगाल से गिफ्ट्स आना स्टार्ट हुआ, और वो लोग अपना फॉर्चून क्रिएट करें। जैसे रॉबर्ट क्लाइव 4,01,102 पाउंड उस टाइम में अपना फॉर्चून क्रिएट किए थे। बाद में उनके ऊपर केस भी चला है ब्रिटेन में लौटने के बाद, करप्शन का केसेस उनके ऊपर लगा और उन्होंने सुसाइड भी कर लिया था। मगर उन्होंने इंडिया से बहुत सारा अपना फॉर्चून क्रिएट किए हैं। बट हर एक कंपनी ऑफिशियल्स ऐसे पैसा नहीं कमा पाए। बहुत जन बैटल्स में मारे गए, डेथ हुआ, और बहुत जन ऐसे भी थे जो लोग करप्ट नहीं थे। हम लोग आज के वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। एक बार फास्ट रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। शुरू से एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद वीडियो यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो हम लोग देखें बैकग्राउंड। सबसे फर्स्ट बैकग्राउंड में हम लोग देखे मुगल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। औरंगजेब का लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे, उनका डेथ हुआ था 1707 में। उनका डेथ के बाद बहुत सारा रीजनल किंगडम हो गया जो कि ब्रिटिश का पावर को आने में हेल्प किया एक्चुअली। ईस्ट इंडिया कहाँ से आए ये हम लोग देखें। ईस्ट इंडिया कम्स ईस्ट। व्हाट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हम लोग देखें कि एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि 1600 में जिसको चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ वन से, और देयर वर कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन पावर्स, पोर्टुगीज़, फ्रेंच एंड डच, जिनको एक ही चीज़ चाहिए था, कॉटन सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, मतलब कॉटन सिल्क एंड स्पाइसेस चाहिए था इंडिया से, और सब कंपनी को एक ही चीज़ चाहिए था। तो इसी के लिए देयर वाज कन्फ्लिक्ट, डिमांड प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी कम हो गया। राइवल कंपटीटर्स को एलिमिनेट करना स्टार्ट किए। जब एलिमिनेट करना स्टार्ट किए तो वो लोग आर्म्स रखना स्टार्ट किए, अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किए, तो लोकल रूलर से भी झमेला स्टार्ट हुआ। ट्रेडिंग स्टार्ट किया बंगाल में वो लोग। 1651 में बैंक ऑफ रिवर हुगली के वहाँ पे वो लोग फैक्ट्री स्टैब्लिश किए, एंड 1671 में उनको जमींदारी राइट्स मिल गया सुल्तानोटी, गोविंदपुर एंड कोलकाता में, राइट टू कलेक्ट टैक्स। एक फरमान इशू कर दिया मुगल एम्पायर औरंगजेब ने ड्यूटी फ्री टैक्स के लिए, और जो फरमान का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया कंपनी ऑफिशियल्स ने, जो कि नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खान को पसंद नहीं आया, और ये एक बैटल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मुर्शीद कुली खान के बाद अलीबर्दी खान आए, उसके बाद सिराजुद्दौला आए, और जब सिराजुद्दौला थे 1756 में, तब सिराजुद्दौला से झमेला हो गया ब्रिटिश कंपनी का, क्योंकि सिराजुद्दौला कुछ पॉइंट रखे कि अपना मेरा पॉलिटिकल अफेयर्स में आप लोग मत आओ, और किला बनाना बंद करो, फोर्टिफिकेशन स्टॉप करो, रेवेन्यू पे करो मुझे। तो वो लोग ब्रिटिश ये देना मना कर दिए। नवाब ने क्या किया, अटैक कर दिया कासिम बाजार इंग्लिश फैक्ट्री में। एक बंद कमरे में बहुत सारा ब्रिटिश को बंद करके लॉक कर दिया, और कलकत्ता की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव आए, रॉबर्ट क्लाइव आके बैटल ऑफ पलासी स्टार्ट कर दिया 1757 में। जो बैटल हार गए सिराजुद्दौला, क्योंकि मीर जाफ़र जो उनका मेन कमांडर था वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, बिकॉज ही वांट्स टू बी द नवाब, और क्लाइव ने उन्हें हारने के बाद नवाब बना दिया। बट जो कि उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे थे उनके हर एक पॉलिटिकल अफेयर्स में, तो उनको हटा के फिर
मीर कासिम जो कि उनका सन इन लॉ था, उनको नवाब बना दिया गया, जो कि उनको भी पसंद नहीं आया। तो दिस टर्न इनटू अनदर बैटल, बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर स्टार्ट हुआ। बैटल ऑफ बक्सर तीनों मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़े थे। मीर कासिम बंगाल ऑफ नवाब, शाह आलम टू मुगल एम्परर, और सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध। हार गए मीर कासिम और उनका टीम, और मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड एज नवाब। मीर जाफ़र को 5 लाख देना पड़ता था कंपनी को हर मंथ। मीर जाफ़र जब मरे 1765 में, तो कंपनी का मूड चेंज हो गया और वो लोग सोचे कि मुझे ही नवाब बनना है। वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब, सेल्फ क्लाइव ने बोला। और क्या क्या, 1765 ने मुगल एम्परर ने अपॉइंट कर दिया कंपनी को एज अ दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, अपॉइंट करवाया गया कंपनी की तरफ से। तो दीवान ऑफ बंगाल हो गया, तो नवाब बन गए वो लोग। जब नवाब बन गए तो कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। जब नवाब्स बने वो लोग, तो उन्होंने अपना फॉर्चून करना स्टार्ट कर दिया, फॉर्चून क्रिएट करना स्टार्ट किया, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव अपना पैसा कमाया, 4,01,102 पाउंड। और मगर बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने पैसा नहीं कमा पाए, जो लोग बैटल में मारे गए, जो लोग करप्ट नहीं थे वो लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड मैं कोशिश करता हूँ पार्ट 2 जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच।